शेषफल हमेशा क्या आएगा? 4 आएगा। 4 पर पावर कुछ भी हो, 6 से भाग दोगे, शेषफल हमेशा क्या आएगा? 4। 2 पर पावर 2 पर पावर n और 6 से भाग देंगे, दो कंडीशन बनेगा यहां से, दो कंडीशन बनेगा। अगर 2 पर पावर n, n एक ऑड नंबर है या विषम संख्या, कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो इस कंडीशन में 6 से भाग दोगे तो इसका जो शेषफल आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? 2। शेषफल क्या आएगा? 2। और n अगर एक इवन नंबर है या सम संख्या है तो इस कंडीशन में जो शेषफल आएगा वह आ जाएगा 4। शेषफल क्या आ जाएगा? 4। ठीक है। फिर देखो यहां पर 10 पर पावर n, 6 से भाग दोगे तो शेषफल हमेशा जो आएगा वह आएगा 4। शेषफल क्या आएगा? 4। फिर देखो यहां पर 9 पर पावर n हो, 10 पर पावर 10 पर पावर कुछ भी हो, 10 पर पावर 10 पर पावर n हो और 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमेशा क्या आएगा? 4। शेषफल हमेशा क्या आएगा? 4। ये कुछ स्पेशल रूल है जिसको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है। 4 पर पावर n, 4 पर कुछ भी पावर हो, 6 से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा क्या आएगा? जल्दी बोलो। 4। अरे बोलो ना जी, क्या आएगा? 4। 2 पर पावर n और 6 से भाग देंगे, n अगर विषम संख्या होगा तो शेषफल क्या आएगा? 2। और n अगर पावर अगर सम संख्या होगा तो शेषफल क्या आएगा? 4। 10 पर पावर n हो और 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 4। 9 पर पावर n हो, 6 से भाग देंगे, शेषफल हमेशा क्या आएगा? 3। ये देखो 10 पर पावर 10 पर पावर n है, 10 पर पावर n नहीं है, क्या बोल रहे हैं? 10 पर पावर n है और 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा? बताओ। 4। अब यहां पर जो क्वेश्चन हमारे पास है ये लिखा हुआ 4 पर पावर 311 पर पावर है 457, 4 पर पावर 311 और उस पर पावर है 457, 6 से भाग दोगे, बताओ शेषफल क्या आएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 4। आंसर आ गया सी। लिखो इसको जल्दी से। यहां से दिख रहा है? चले आगे। देखो दूसरा नंबर का, मिटा दें? दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो। एक 10 अंकीय संख्या है 722, एक 10 अंकीय संख्या है 7220, x558y और 2, 88 से डिविजिबल है, किससे? 88 से। तो 5x प्लस 5y का मान क्या है? देखो यहां पर क्वेश्चन पूछा है 5x प्लस 5y, तो 5 को कॉमन ले लोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? x प्लस वाई। हम x प्लस वाई के बारे में पता करेंगे। 88 से डिविजिबल होने का मतलब है यह 8 और 11 दोनों से डिविजिबल होना। बोलो है क्या? 11 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है, यहां पर देखो 8 2 10, 10 5 15, 15 0 15, 15 2 17, तो एक तरफ हमारे पास क्या आ गया? 17। दूसरे तरफ यहां देखो y है, y प्लस 5 प्लस x प्लस 5 प्लस y हो गया। यहां पर फिर जोड़ो 2, 5 2 7, 7 7 14, तो एक तरफ हमारे पास क्या आ गया है? 14 प्लस एक्स प्लस वाई। इस दोनों का जो अंतर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? बताओ। 0 या 11 या 11 का कोई मल्टीपल। तो हम बोलेंगे x प्लस वाई के जगह पे क्या हम लोग 3 रख सकते हैं क्या? कैसे? 17 में से 17 को माइनस करोगे तभी 0 आ पाएगा। तो 14 है ही, x प्लस वाई का मान 3 रखेंगे तभी तो 17 में से 17 को घटाएंगे 0 आएगा। और जैसे ही x प्लस वाई का मान हमारे पास 3 आ गया तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। x प्लस वाई का मान हमारे पास 3 आ गया है, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बताओ। 15। 5 तिया 15। आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी। किधर से भी कर सकते हैं। 17 प्लस 17 प्लस एक्स प्लस वाई का है आएगा।
इधर से भी करोगे? अरे इधर से करो कि इधर से करो? 7 2 9, ये नीचे किए तो अलग आ जाएगा। 7 2 9 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस वाई, तो देखो तो 14 प्लस एक्स प्लस वाई आया क्या? आदमी है। बोलेगा वाई का मान क्या सब हो सकता है, कोई बता सकता है क्या? ये बताओ वाई का मान क्या सब हो सकता है? देख करके बोल देंगे 3 और 7। अब तो सबको दिमाग में घुस गया होगा 3 और 7 आएगा। 3 आएगा तो क्या आएगा? 7। एक आ जाता वाई का मान तो क्या सब आता? 1 5 और 9। यहां पर 8 से कट जाएगा। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अगर तीसरे स्थान पे सम संख्या है तो अंतिम दो संख्या हमारे पास क्या होगा? 8 से कट जाएगा। y के जगह पे 0 रखोगे, 0 और 2 8 से कटेगा। 1 और 2 8 से कटेगा। 2 और 2 8 से कटेगा। 3 और 2 32, 8 से कट जाएगा। तो y का मान अगर 3 आएगा तो अगला संख्या कौन सा आएगा? 4। अगला संख्या 4 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 7। अगर y का मान 1 आता तो अगला संख्या 4 जोड़ते तो क्या आता? 5। 5 में 4 जोड़ते तो क्या आता? 9। चलो देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है, ए बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। उसका योगदान क्रमशः 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया और 1 लाख रुपया है। ठीक है। ए और बी इसमें काम करने वाले साझेदार हैं, जबकि सी काम न करने वाले साझेदार हैं। ए और बी को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए वेतन के रूप में लाभ का, कुल लाभ का 10% और 15% मिलता है। यदि वर्ष के अंत में सी का लाभ के रूप में 37,500 रुपया मिलता हो तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। देखो पार्टनरशिप में जो है दो तरह का पार्टनर होता है। एक पार्टनर को कहा जाता है सक्रिय साझेदार और दूसरा को कहा जाता है निष्क्रिय साझेदार। तो सक्रिय साझेदार किसको कहा जाता है? जो पैसा भी लगाया, काम भी किया, उसको क्या कहा जाता है? सक्रिय साझेदार। जो सिर्फ पैसा लगाया, काम नहीं किया, उसको क्या कहा जाता है? निष्क्रिय साझेदार। तो जो सक्रिय साझेदार होता है वह वेतन ले लेता है। क्या ले लेता है? वेतन। या वह बोल देता है कि हमें टोटल प्रॉफिट में से X% हमें प्रॉफिट के रूप में पहले बांट के दे दो, अब बाद में जो प्रॉफिट बचेगा उसको बांटना। तो यहां पर क्या हुआ है? यहां पर हमारे पास है ए बी और सी। ए बी और सी, ए लगा रहा है 3 लाख रुपया, बी लगा रहा है 2 लाख रुपया और सी कितना लगा रहा है? 1 लाख रुपया। इसमें से ए और बी दोनों काम करने वाले साझेदार हैं, यानी सक्रिय साझेदार है। ए को टोटल प्रॉफिट का 10% मिलता है। टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट मिलता है? 10%। जबकि बी को टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट मिलता है? 15%। यानी टोटल प्रॉफिट हमने कितना परसेंट मान लिया? 100%। अगर 100% में पहले 10% ए रख लिया, फिर 15% बी रख लिया, तो ये बताओ कि कुल कितना मिला करके ये लोग रख लिया? 25%। कितना मिला के रख लिया? तो शेष जो प्रॉफिट हमारे पास बचेगा, शेष प्रॉफिट हमारे पास जो बचेगा वो कितना परसेंट बचेगा? जल्दी बोलो। तो 100 में से 25 को माइनस कर दोगे तो शेष लाभ बचेगा 75%। क्योंकि टाइम का कोई झंझट नहीं है, यहां पर सीधा सीधा पैसा जो बटेगा वो कैपिटल के ही रेशियो में प्रॉफिट भी बट जाएगा। प्रॉफिट जो बटेगा अगर टाइम सबके लिए सेम रहेगा तो जो इसके पूंजी का अनुपात होगा वही इसके लाभ का भी अनुपात होगा। अगर समय सबका अलग अलग दिया रहता, जैसे 6 महीना, 12 महीना, 8 महीना, तो हम लोग क्या करते? पूंजी को किससे गुना कर देते? समय से। पूंजी को किससे गुना कर देते? समय से। पूंजी को किससे गुना कर देते? समय से। लेकिन टाइम का यहां पर कोई नहीं है, सब एक एक वर्ष ही काम किया है, तो प्रॉफिट का भी रेशियो वही हो जाएगा जो इसके कैपिटल का रेशियो है, जो इसके पूंजी का रेशियो है। लेकिन ये जो पैसा जो बांटेगा वो तो शेष लाभ को बांटेगा। शेष लाभ हमारे पास कितना दिया हुआ है? तो बोलोगे 75%। कितना परसेंट है? 75%। 3 + 2 मिलके 5, 5 + 1 मिलकर के 6, 6 यूनिट बराबर आ गया है 75% के। तो जल्दी से बताओ 1 यूनिट बराबर क्या आएगा? 6 से काटोगे 75/6, क्या 12.5% होगा क्या? और 1 यूनिट किसका लाभ है बताओ? सी का। तो यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सी को मिल रहा है 37,500 और सी को यहां पर 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 12.5%। तो ये जो 12.5% है, क्या यह 37,500 के बराबर होगा क्या? और क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है बी का हिस्सा, तो बी का दो जगह हिस्सा आएगा। एक जगह तो ये पूंजी के रूप में पैसा लेगा और दूसरे जगह पहले से ही 15% ले रखा है। तो 1 यूनिट बराबर 12.5% के, तो 2 यूनिट बराबर कितना परसेंट होगा? 25%। तो बताओ बी का कुल हिस्सा क्या आ जाएगा? तो बोलोगे 25% प्लस 15%।
बी का हिस्सा कुल आ जाएगा 40%, जबकि 12.5% जो वैल्यू है वो असल में किसके बराबर है? 37,500 के बराबर है। तो बताओ 12.5% बराबर 37,500, तो 1% बराबर कितना हजार? 3,000। तो 40% बराबर 40 को 3 से गुना करोगे, क्या 1,20,000 होगा क्या? और 1,20,000 को हम लोग 1.2 लाख भी बोल सकते हैं। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा देख लो। तो साझेदार के तौर पे ए रख रहा है, सक्रिय साझेदार के तौर पे ए रख रहा है टोटल प्रॉफिट में पहले 10%, फिर बी रख रहा है टोटल प्रॉफिट में 15%, यानी कुल प्रॉफिट में से 25% रख लिया, शेष लाभ बचेगा 75%, और इस 75% को बांटेगा प्रॉफिट के रेशियो में या कैपिटल के रेशियो में। तो सी का हिस्सा यहां से पता चल गया 12.5% है, और यही 12.5% बराबर 37,500 के, तो 1% बराबर 3,000 के आएगा। बी का हिस्सा हमसे पूछा जा रहा है, तो हम बोलेंगे बी का हिस्सा टोटल होगा, यहां से 25% पूंजी के रूप में 25% कमाया, और 15% कमाया है सक्रिय साझेदार के रूप में। 25 में 15 को जोड़ोगे 40% आ जाएगा। एक बराबर आ जाएगा 3,000 के, तो 40 बराबर 40 दिया 120 के। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर। एक विक्रेता अपनी वस्तु को मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि 4% छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ होता है। वह वस्तु को बिना छूट दिए हुए बेच देता है तो उसे 48 रुपया का लाभ होता है। तो बताइए उसे छूट पर बेचने पर कितने रुपया का लाभ हुआ है? यहां पर ध्यान से सुनो, हमने बार बार बताया है, एक बार फिर से सुन लो। कभी भी डिस्काउंट परसेंट दिया रहे और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो मार्क प्राइस का रेशियो निकल जाता है। कैसे निकलता है? तो बोलोगे कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 100 माइनस डी, और मार्क प्राइस बराबर हो जाएगा 100 प्लस पी। ये किसका रेशियो निकल गया है बताओ? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का। यहां पर 4% की छूट दे रहा है, 4 को घटा दोगे 100 में से तो क्या 96 आ जाएगा क्या? और 12% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या यह 112 आ जाएगा क्या? अगर इसको काटना चाहोगे तो काट सकते हो, 16 छाके 96, 16 सते 112। बोलो ठीक है। अब यहां पर देखो कि दोनों में, यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर छूट ना दे, अगर छूट नहीं देगा तो इसका मतलब मार्क प्राइस पर ही बेचेगा। अगर छूट नहीं देगा तो इसका मतलब किस पे बेचेगा? मार्क प्राइस पर ही बेचेगा। तो इसको हो रहा है 48 रुपया का लाभ। कितना रुपया का लाभ हो रहा है? 48 रुपया का। तो बताना यह है कि अगर छूट पर बेचे तो उसे कितने रुपये का लाभ होगा। हम यहां पर पहले ऐसा नहीं करते हैं कि 6 से 7, अगर 6 रुपया का चीज को 7 रुपया में बेचे तो 1 का प्रॉफिट होगा, और यही 1 बराबर कितना रुपया के हो जाएगा? 48 के। तो हम यहां से बोलेंगे कॉस्ट प्राइस हमारा निकल गया, 6 को कर देंगे 48 से गुना, 8 छा के 48, 4 बच गया, 6 चौका 24 में 4 जोड़ोगे 88। तो ये बताओ कि कितना रुपया इसका कॉस्ट प्राइस आया? बोलेंगे 288 रुपया। और 7 यूनिट बराबर भी निकाल लो, 7 यूनिट बराबर निकालोगे तो ये 8 सत्ते 56, 5 बच गया, 7 चौका 28 में 5 को जोड़ दोगे 28, और 5 को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 300, 8 सत्ते 56, और ये 28 में 5 को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 33। क्या ये मार्क प्राइस 336 आ गया क्या? लेकिन क्वेश्चन अभी ये नहीं पूछा है, बोला अगर इस पर छूट दे दिया जाए तो कितने रुपया का लाभ होगा। तो ये तो मार्क प्राइस है, कितना है? मार्क प्राइस 336, छूट कितना दे रहा था? 4%। अब हम यहां से इसका 4% पहले निकालेंगे, 36 का 4% निकालेंगे, 36 का 336 का 4%, 3.36 का 4 गुना कर देंगे, 3.36 का 4 गुना, 36 चौका 144, 3 चौका 12, 12 1 13, क्या 13.44 रुपया इसका छूट हो जाएगा क्या बताओ? और 13.44 रुपया छूट हो जाएगा। तो ऐसे सोचो कि 48 रुपया का लाभ हो रहा था, पहले 48 रुपया का लाभ हो रहा था, अब 13 रुपया 44 पैसा का छूट मिल गया। तो बताओ रियल में अब जो लाभ होगा वो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 48, 48 में से हम किसको घटा देंगे? 13 रुपया 44 पैसा को।
तो 48 में से 13 रुपया 44 पैसा को घटा दोगे तो देख लो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 56 पैसा आ जाएगा। 56 पैसा आ जाएगा। आंसर कौन सा आ जाएगा, यहां से घटा दोगे तो ये आ जाएगा 34 रुपया 56 पैसा। आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगर डिस्काउंट परसेंट प्रॉफिट परसेंट दिया रहे तो सीपी और मार्क प्राइस का रेशियो निकल जाता है। कैसे निकलता है, तो 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। 100 में से 4 को घटाओगे ये 96 आ जाएगा, और 100 में 12 को जोड़ दोगे 112 आ जाएगा। रेशियो हमने देखा कि 6 अनुपात क्या हो गया है 7। इसको प्रॉफिट हो रहा है 1 का। प्रॉफिट कैसे हम समझे 1 का, क्योंकि क्वेश्चन में बोला अगर छूट ना दे, तो छूट नहीं देगा तब प्रॉफिट हुआ 48 का। छूट नहीं देगा इसका मतलब मार्क प्राइस पर ही बेचेगा। हम बोलेंगे यहां से इसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 1 बराबर 48। ये पता चल गया क्या, यहां पर हमारे पास पता चल गया है 288 6 और 7 यूनिट बराबर 336। अब बोला अगर छूट दे दे तो कितना का लाभ होगा, तो 336 का 4% हो गया 13 रुपया 44 पैसा। तो 13 रुपया 44 पैसा और इसको कम लाभ हो जाएगा। पहले लाभ हो रहा था 48, अब 13 रुपया 44 पैसा कम लाभ होगा। यानी हम यहां से बोल सकते हैं 34 रुपया 56 पैसा का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एक व्यक्ति ने 76 गाय खरीदी, 20 गाय 15% लाभ पर, 40 गाय 19% लाभ पर और शेष 16 गाय 25% लाभ पर बेच दी। उसने कुल 6570 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ। हर गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक गाय का क्रय मूल्य 1 रुपया, एक गाय का क्रय मूल्य क्या मानोगे 1 रुपया। तो 76 गाय है, 76 गाय है तो कितना रुपया होगा 76। इसमें से 20 गाय, फिर है 40 गाय और बच गया हमारे पास कितना 16 गाय। तो एक गाय का दाम हम लोग क्या मान लिए हैं 1 रुपया। एक गाय का दाम क्या मान लिए हैं 1 रुपया। बोलो मान लिए हैं क्या। अब ध्यान से सुनना, 20 गाय को 15% लाभ पर तो 20 रुपया है, 20 गाय का दाम 20 रुपया। 15% अगर लाभ हुआ है तो 15% 20 का निकालोगे, 15 दूनी 30, क्या 3 होगा क्या। 40 गाय का दाम 40 रुपया, 19% का लाभ हुआ है तो 19 चौका 76, क्या 7.6 का लाभ हुआ है क्या। और 16 गाय पे 25% का लाभ हुआ है, 25% 16 का क्या आ जाएगा बताओ 4। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट, 7 3 10 4 14, क्या 14.6 जो है ये लाभ को ही रिप्रेजेंट करेगा क्या। और 14.6 बराबर हो जाएगा 6570 के। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हर गाय का क्रय मूल्य, तो हर गाय का क्रय मूल्य तो हम लोग 1 माने हुए है ना, तो 1 यूनिट बराबर निकाल लेंगे, उत्तर आ जाएगा 6570 बटे क्या कर दोगे 14.6। यहां से दशमलव को हटा देते हैं 0, काटना शुरू करो इसको, काटना शुरू करो। 14 चौका 56, 6 चौका 24, 560 में 24 को जोड़ोगे 600, 584। या यहां पर हम रख के काट देते हैं, देखो 657 पर कितना जीरो आया 2 जीरो। 146 से काटो इसको, 4 गुना करोगे तो ये 6 चौका 24, 14 चौका 56 में 2 को जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 58। यहां देखो हमारे पास कितना आ गया है 7 और ये आ गया 0। 14 पंचे 70, देखो कितना बार में कट गया 5 बार में, 6 पंचे 30, तो 5 बार में कट गया तो क्या ये हमारे उत्तर 450 हो जाएगा क्या। तो एक गाय का जो दाम हो जाएगा, एक गाय का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वह हमारे पास क्या आ जाएगा 450। एक गाय का दाम 1 रुपया मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं।
एक गाय का दाम 1 रुपया, 76 गाय का दाम 76 रुपया, 20 गाय का दाम 20 रुपया। सिंपल सा लॉजिक पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 20 रुपया का 15% प्रॉफिट हुआ 3 रुपया का प्रॉफिट, 40 पर 19% का प्रॉफिट हुआ 7.6 का प्रॉफिट, 16 पर 25% का प्रॉफिट हुआ 4 का प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट हमारे पास 14.6 है, और यही 14.6 बराबर 6570 के हमें निकालना है एक गाय का क्रय मूल्य। तो एक गाय का क्रय मूल्य हमने एक माना है, यहां से सॉल्व कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील की दूरी पर एक स्थान के लिए अमित उसी बिंदु से सुमित के 4.5 मिनट बाद चलना शुरू करता है। गंतव्य पर पहुंचने पर सुमित पीछे मुड़ता है और 1 मील चलता है, जहां वह अमित से मिलता है। यदि सुमित की गति 6 मिनट में 1 मील है, तो अमित 1 मील की यात्रा कितने समय में तय करेगा। देखो इसके लैंग्वेज को ध्यान दो, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज को जो है थोड़ा उल्टा पुल्टा करके पेश किया है बस। यहां पर ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है कि एक 3.5 मील का दूरी है, एक 3.5 मील का दूरी है, यहां से 3.5 मील का एक दूरी है। यहां पर दो व्यक्ति है, एक सुमित है और एक क्या है, अमित है। सुमित का स्पीड दे रखा है, सुमित 6 मिनट में 1 मील चलता है। सुमित अगर 6 मिनट में 1 मील चलता है तो सुमित का स्पीड आ जाएगा 1 मील प्रति मिनट, 1/6 कर देंगे। 1 मील चलता है 6 मिनट में, तो बताओ 1 मिनट में कितना मील चलेगा, 1/6 मील। 1/6 मील हम बोलेंगे 1/6 मील चलता है, सुमित चलता है 1/6 मील प्रति मिनट। 1 मिनट में कितना मील चलता है, 1/6 मील। लेकिन हुआ क्या, ध्यान से सुनना, जब सुमित चला उसके 4.5 मिनट के बाद अमित चलना शुरू किया। अमित कब चलना शुरू किया, अमित उसी बिंदु से सुमित के 4.5 मिनट बाद चलना शुरू किया। ठीक है, सुमित क्या करता है, जल्दी से पहुंचा 3.5 मील के पास, और पहुंचने के जस्ट बाद पहुंचा और तुरंत मुड़ गया, तुरंत मुड़ गया। सुमित पहुंचा और तुरंत यहां से मुड़ गया, और ऐसा मुड़ा कि आगे 1 मील आकर के यह अब अमित से मिल गया। किससे मिल गया, यह अमित से मिल गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा, बताइए अमित 1 मील यात्रा कितने समय में तय कर सकता है। सुनना, बात पे ध्यान दो। हम अमित को अभी छोड़ देते हैं, अमित को छोड़ देते हैं, हम सुमित के बारे में पता लगाते हैं कि सुमित आखिर चला कितना दूर। तो जो हमारा सुमित है वह जो चला है, कुल दूरी जो तय किया है, वह कुल दूरी तय किया है, कोई बता सकता है कितना, 3.5 + 1 बराबर कितना, तो हम बोलेंगे 4.5 मील तय किया। कितना मील तय किया, और 1/6 मील प्रति मिनट इसका स्पीड है। इसका जो स्पीड है वह है 1/6 मील प्रति मिनट। तो ये बताओ कि अगर दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो क्या समय नहीं निकलेगा क्या। तो समय निकालने के लिए हम करेंगे दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास है 4.5 मील, और 1/6 से भाग लगा देंगे। तो 1/6 से भाग लगाओगे, 6 ऊपर चला जाएगा, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, क्या ये हमारे पास 27 मिनट आ गया क्या। तो ये बताओ कि 4.5 मील सुमित के द्वारा कितने मिनट में तय किया गया, 4.5 मील सुमित के द्वारा कितने मिनट में तय किया गया, कितने मिनट में। अब अमित जो है, अमित इसको मिला है 1 मील पहले, अमित मिला है 1 मील। अगर अमित मिला है 1 मील पहले, तो बताओ अमित के द्वारा कितना दूरी तय किया गया है, बताओ। हम बोलेंगे अमित के द्वारा जो तय किया गया दूरी है वह कितना मील है, जल्दी बोलो। बोलोगे 2.5 मील, क्योंकि टोटल है 3.5 मील। 3.5 में से 1 को घटा दोगे तो 2.5 मील हो जाएगा। बोलो होगा क्या। अब यहां पर बताओ अमित का टाइम निकालते हैं। देखो सुमित को टोटल कितना टाइम लगा था, 27 मिनट। कितना मिनट, और ये 4.5 मिनट के बाद चलना ही शुरू किया। कितना मिनट के बाद, तो 4.5 मिनट के बाद अगर चलना शुरू किया है तो 27 में से 4.5 को माइनस कर दे क्या, और 27 में से 4.5 मिनट को माइनस कर दोगे तो क्या 22.5 मिनट आएगा। अब ये बताओ कि अमित का टाइम भी निकल गया, अमित का दूरी भी निकल गया, तो क्या अमित का चाल नहीं निकलेगा क्या। तो अमित का चाल भी निकल जाएगा। स्पीड बराबर क्या हो जाता है, स्पीड बराबर हो जाएगा हमारे पास दूरी बटे टाइम। दूरी बटे क्या कर दोगे, टाइम। ये बताओ स्पीड निकालने के लिए दूरी हमारे पास है 2.5 मील, और इसका टाइम हमारे पास है 22.5। दशमलव से दशमलव को हटा दोगे, 25 से ये कट जाएगा 1 बार में, 25 से कट जाएगा 9 बार में। हम बोलेंगे ये जो 1 माइल है वह 9 मिनट में तय करता है। कितने मिनट में, 9 मिनट में। यही हमारा उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए।
ज्यादा घुमा दिया क्या? हाँ, ज्यादा घुमा दिया। तुमको क्या लग रहा है ऐसे क्वेश्चन पूछेगा राम और श्याम के बीच में 10 किलोमीटर का अंतर है? अरे थोड़ा बहुत तो घुमाएगा ना ये। देखो सुमित जब चलना शुरू किया उसके 4.5 मिनट के बाद अमित चला। देखो इस बार यहाँ पर एक बार फिर से देखो, सुमित जब चलना शुरू किया उसके 4.5 मिनट के बाद अमित चलना शुरू किया। सुमित चला 3.5 मील गया और 1 मील वापस भी लौट गया। हम बोलेंगे सुमित जो चला है वो कितना दूरी चला है, तो 4.5 माइल चला है। और सुमित का स्पीड दिया हुआ 1 माइल चलता है 6 मिनट में, तो 1 मिनट में चलेगा 1/6 माइल। अब 1/6 माइल चलता है 1 मिनट में, स्पीड दे दिया सुमित का, डिस्टेंस दे दिया सुमित का। अब इतना आराम से बता रहे दूरी बटे क्या होगा, चाल। दूरी बटे लिखोगे चाल, तो समय आ गया है 27 मिनट। कितना मिनट? 27 मिनट। अमित जो चला है उस दौरान अमित जो चला है, चूंकि 1 मील पहले मिला है, तो इसका मतलब टोटल अगर 3.5 माइल है, उसमें से 1 माइल को घटा दोगे तो अमित के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस कितना होगा, 2.5 माइल। अब बोलोगे अमित के द्वारा टाइम कितना निकलेगा, तो हमने कहा कि सुमित का टाइम है 27 मिनट, और उस 27 मिनट में 4.5 मिनट के बाद चलना शुरू किया, तो हम बोलेंगे 27 में से 4.5 मिनट को माइनस कर दोगे, टाइम कितना आ जाएगा इसका, 22.5 मिनट। हम बोलेंगे अब 22.5 मिनट में 2.5 माइल चलता है, तो दूरी ऊपर टाइम नीचे, इसका स्पीड निकल गया 1 माइल प्रति 9 मिनट, या 1/9 माइल प्रति मिनट है। तो 1 माइल ऊपर वाला माइल को डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाले समय को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन में बोला अमित 1 माइल कितने समय में यात्रा करता है। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक किसान है जो 9 घंटे में 61 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। उसने कुछ यात्रा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पैदल और शेष यात्रा 9 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से साइकिल द्वारा तय किया। उसने कितनी यात्रा पैदल की? क्या इस तरह के क्वेश्चन से कभी पाला पड़ा है? कैसे बनता है ये क्वेश्चन? एलिगेशन से। पैदल है, पैदल इसका स्पीड क्या दिया हुआ, जल्दी बोलो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से इसका स्पीड क्या दिया हुआ है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि टोटल 9 घंटा में 61 किलोमीटर, तो दोनों मिला करके हम लोग बोलेंगे 61/9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। क्या हम लोग यहां से एलिगेशन लगा देंगे? एलिगेशन लगाओगे तो यहां पर 9 है, 9 को 9 से गुना करोगे, 9 9 में 81 में से 61 को घटाओगे, ये 20/9 आ गया। बोलो आ गया? 9 को 4 से गुना करो, 9 चौका 36, 61 में से 36 को माइनस करोगे, ये 25/9 आ गया। रेशियो जब निकालोगे तो 4 से ये कटेगा 5 बार में, और 5 से कटेगा 4 बार में, 5 चौका 20, 5 बचे 25। ये नीचे किसका रेशियो निकलता है बताओ जल्दी से? ये टाइम का रेशियो निकलता है, दूरी का नहीं। किसका रेशियो? अगर किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, देखो दिमाग में याद रखने के लिए हम क्या बता रहे हैं, पर के नीचे में क्या है, ये आवर, पर के नीचे में क्या है, आवर। आवर किसका यूनिट होता है? आवर यूनिट होता है टाइम का। आवर किसका यूनिट होता है? तो आवर अगर टाइम का यूनिट होता है, तो नीचे में जो रेशियो निकलेगा वो किसका रेशियो निकलेगा बताओ, टाइम का। हम बोलेंगे 4 + 5 मिलके 9 यूनिट, और यही 9 यूनिट बराबर कितना है, 9 घंटा। 9 यूनिट बराबर 9 घंटा के क्वेश्चन बोला जा रहा पैदल कितनी यात्रा तय किया, 1 यूनिट बराबर 1 घंटा के, तो 4 यूनिट बराबर कितना घंटा, 4 घंटा। पैदल इसका स्पीड क्या था, 4 किलोमीटर पर आवर, चला कितना देर तक, 4 घंटा तक। तो दूरी बराबर हो जाता है चाल गुना समय। तो दूरी यहां से हमारा निकल जाएगा, 4 को हम 4 से गुना कर देंगे, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 16 किलोमीटर। तो इसने पैदल कितना यात्रा तय किया, 16 किलोमीटर। साइकिल से इसने कितना यात्रा तय किया, 9 × 5 = 45, 45 किलोमीटर साइकिल से। चले आगे। प्रेम एक निश्चित धन को 4 वर्ष के लिए योजना ए से निवेश करता है। प्रेम एक निश्चित धन को, मिटा दे इसको। प्रेम एक निश्चित धन को 4 वर्षों के लिए योजना ए में निवेशित करता है, जिसमें उसने 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज का ब्याज मिला। जबकि योजना बी में भी 2 वर्ष के लिए
2000 रुपये का निवेश करता है, जिसमें उसे 20% प्रति वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। यदि उसे योजना ए में मिला हुआ ब्याज योजना बी में मिले हुए ब्याज का 17 बटे क्या है 11 है, तो योजना ए में निवेशित किया गया धन कितना है। देखो योजना ए में मान के चलो कि ए रुपया निवेश किया, कितना रुपया निवेश किया ए। अगर योजना ए में ए रुपया निवेश किया और 4 वर्ष के लिए यह सिंपल इंटरेस्ट के दर पर किया है 8% का, 4 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 8 चौका, तो ए पर इसको कितना ब्याज मिलेगा 32%। बी पर इसको कितना ब्याज मिलेगा कोई बता सकता है 20% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट 44%। 20 40 और 20 का 20% क्या होगा 4, तो टोटल मिलके ये 44% हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज है। और यहां पर ब्याज का जो रेशियो दिया हुआ है यह देख लो क्लियर करके दे दिया है 17 बटे क्या है 11, 17 बटे क्या दे दिया है 11, तो हम बोलेंगे ब्याज का रेशियो दे दिया है 17 बटे 11। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, 11 से ये कट जाएगा 4 बार में, 11 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा ये 8 बार में, क्या 8 इसके नीचे आ जाएगा क्या। तो ये बताओ ए और बी का जो अनुपात हो जाएगा क्या 17:8 हो जाएगा। ए का मतलब ए बराबर है 17 तो बी बराबर क्या है 8। और यहां पर देखो गौर से बी ने कितना रुपया निवेश किया था 2000, तो हम बोलेंगे बी अगर 2000 निवेश किया था 8 यूनिट बराबर 2000, 8 यूनिट बराबर कितना हजार 2000, तो बताओ 17 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 2000 बटे लिखेंगे 8 और गुना किससे करेंगे 17 से, तो पहले 17 से गुना कर दो, 17 दूनी, तो हम यहां पर लिखेंगे 34,000 भाग किससे लगाएंगे 8 से, 8 चौका हो गया है 32, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, क्या उत्तर हमारा 4250 हो जाएगा क्या। ऑप्शन नंबर क्या आ गया डी। चले आगे, देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बढ़े आगे। देखो यहां पर ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में हम बताए हैं पहले भी, सेंड्रा और मयूरी वाला क्वेश्चन याद है, नहीं याद है तो फिर से देखो, इसमें ऑप्शन उठा करके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ए और बी किसी के साथ, ध्यान से सुनना, ए और बी किसी साथ, ए और बी किसी के साथ नहीं है एक साथ, और कौन आएगा इसके साथ बताओ। ए और बी एक साथ मिलाकर काम को 35 दिन में पूरा कर देता है, कर सकते हैं। ए अकेली काम करती है और उस काम के 4/7 को भाग को पूरा करने पर शेष काम बी के लिए छोड़कर चली जाती है। इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में कुल 114 दिनों का समय लगता है, तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है को अकेले सारा काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगता है। देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से सुनो, ए और बी जब दोनों साथ मिल जाता है, दोनों जब साथ मिल जाती है तो ये कितने दिन में कार्य को कर देती है 35 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन में ये क्लियर करके दे दिया है कि ए का जो दक्षता है वह बी से क्या है ज्यादा, ए ज्यादा एफिशिएंट है किससे बी से। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टोटल कार्य का 4/7 कार्य, टोटल कार्य का 4/7 कार्य किसके द्वारा होता है ए के द्वारा, जबकि शेष कार्य जो हमारा 3/7 है वो कार्य किसके द्वारा होता है बी के द्वारा। और दोनों के द्वारा जब कार्य होता है तो टोटल टाइम हमारा लग जाता है 114 दिन का, टोटल टाइम हमारा कितने दिन का लग जाता है 114 दिन का। क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो बताइए ए जो दोनों में अधिक दक्ष है को अकेले सारा काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो इसका मतलब है कि ए का टाइम दिया होगा ऑप्शन में,
किसका टाइम दिया होगा? ए का टाइम दिया होगा। कभी कभी ऑप्शन को थोड़ा सा देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। ये बताओ, सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है? 42। फिर उसके बाद क्या है? 45। फिर उसके बाद क्या है? 48। फिर यहां पर क्या है? 40। जब यहां पर 35 के साथ कॉम्बिनेशन 48 का बनाओगे तो 35 गुना 48 ही करना पड़ेगा। तो इतना बड़ा नंबर कभी भी नहीं पूछता है, पहले तो इसको छोड़ दो। 45 और 35 है, इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है। 40 और 35 का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। सबसे बढ़िया 42 और 35 का कॉम्बिनेशन लग रहा है। नहीं लग रहा तुम लोग को? काहे? 7 छाके 7 पचे। अब कुछ कॉमन सेंस काम कर रहा है तो बताओ सबसे बढ़िया किसका कॉम्बिनेशन लग रहा है? अगर 42 चौथे नंबर ऑप्शन पे भी होता तो सबसे पहले किसको चेक करते? तो यहां पर हम ए रखेंगे 42। क्या रखेंगे? ए 42। अब हम टोटल यूनिट वर्क निकालेंगे। हम लोग करते क्या है? टोटल यूनिट वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेते हैं। ए प्लस बी मिलकर के 35 दिनों में किसी कार्य को कर सकते हैं, जबकि ए अगर 42 दिनों में कर देगा ऑप्शन के अनुसार। हम ऑप्शन उठा के चेक कर रहे हैं। तो ये बताओ कि ए अगर 42 दिन में कर देगा तो 42 और 35 का एलसीएम 7 गुना 6 गुना 5। 7 गुना 6 गुना 5 क्या 210 होता है क्या? अब देखो 42 से ये कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। और 35 से कितना बार में कट जाएगा? 6 बार में। बोलो ठीक है। हम अभी ऑप्शन चेक कर रहे हैं सिर्फ। फिर यहां पर देखो ध्यान से कि अगर ए और बी का कुल कार्य क्षमता 6 है, ए और बी का कुल कार्य क्षमता क्या है? 6 है। उसमें से ए का कार्य क्षमता क्या आया? 5। तो जल्दी से बताओ बी का कार्य क्षमता क्या आएगा? 1। बोलो आएगा? अभी तक सिर्फ क्वेश्चन हम चेक कर रहे हैं। 4/7 निकालोगे 210 का, 7 तिया 21, 30 को 4 से गुना करोगे क्या आएगा? 120। बोलो आएगा क्या? फिर यहां पर देखो, अब इसको काटोगे 3/7 अगर निकालोगे 210 का तो क्या आएगा बताओ? 90। बोलो आएगा? इस 120 कार्य को कौन कर रहा है? ए कर रहा है। ए का कार्य क्षमता क्या है? 5। अगर 5 के कार्य क्षमता से 120 यूनिट कार्य करेगा तो क्या 24 दिन का समय लगेगा क्या? बोलोगे बिल्कुल लगेगा। बी का कार्य क्षमता हमारे पास क्या है? 1। 1 के कार्य क्षमता से 90 यूनिट कार्य करने में कितना दिन का समय लगेगा? बोलोगे 90 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का समय लगेगा? अब बताओ 90 और 24 मिलके कितना होना चाहिए? हो गया? उत्तर भी हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। कुछ बात आ रहा समझ में? ऑप्शन नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। ऑप्शन नहीं रहेगा तो छोड़ के आ जाना। ऑप्शन नहीं रहेगा तो एक्स मान लोगे, तब बनाते बनाते 3 पेज में बनिए जाएगा। नहीं बनेगा? हाँ हाँ, आंसर याद नहीं करना है। ऐसा ऐसा 8 को क्वेश्चन पूछ चुका अभी तक रेलवे। 8 का याद कर लोगे आंसर। 9वां पूछ दिया तब। और यही बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बात समझ में आ रहा है? यही बेस्ट तरीका है, यही बेस्ट तरीका है। इसके अलावा और कोई तरीका कहीं से किसी को मिले तो हमको लाना, हम सीख लेंगे फिर बताएंगे। चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो टाइम एंड वर्क का कैसा कैसा क्वेश्चन सब है। पढ़े जी। 100 श्रमिक 10 दिन में 1/3 काम पूरा कर सकते हैं। इस काम को अन्य 13 दिन में पूरा करने की आवश्यकता है। अगले दिन 11वें दिन 50 और श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है और उसके बाद दूसरे दिन 50 और श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है। 18वें दिन के अंत में कितने श्रमिकों को छुट्टी दी जानी चाहिए ताकि शेष श्रमिक जो शेष समय के लिए काम कर रहे हैं उस काम को पूरा कर ले? देखो यहां पर 100 श्रमिक 10 दिन के लिए 1/3 काम करेंगे। तो ये बताओ कि 100 को अगर 10 से गुना करोगे तो क्या 1000 आएगा क्या? ये 1000 आएगा क्या? तो 1000 अगर आएगा तो 1000 श्रमिक जो है वह कितना कार्य को पूरा कर रहा है? 1/3 कार्य को। कितना कार्य को पूरा कर रहा है? 1/3। इसका मतलब कुल कार्य हमेशा होगा 1 और 1/3 कार्य अगर 100 श्रमिक 1000 श्रमिक के बराबर है तो शेष हमारे पास कार्य कितना बचा? 2/3।
और 2/3 बराबर क्या 2000 हो जाएगा। इसका मतलब आगे जो हमें कार्य करना है वो कितना कार्य करना है, 2000 श्रमिक के बराबर कार्य करना है। कितना श्रमिक के बराबर कार्य करना है, 2000 श्रमिक के बराबर। 10 दिन बीत गया, कितना दिन बीत गया। अब इसको अगले 13 दिन में पूरा करना है। कितना दिन में पूरा करना है, अगले 13 दिन में पूरा करना है। लेकिन इस अगले 13 दिन में देखो क्या सब हो रहा है। अगले 13 दिन में कैसे कैसे काम हुआ, तो जैसे 11वां दिन हुआ, इस 11वां दिन में 11वां दिन जो होता है वो होता है एक दिन। 11वां दिन का मतलब हुआ एक दिन, कोई भी एक दिन 11वां दिन। 11वां दिन में बोला जा रहा है कि 50 और श्रमिक को काम पर लगा दिया गया। तो अगर 50 श्रमिक को काम पर लगाया तो टोटल श्रमिक था कितना, 100। तो 100 में 150 श्रमिक अब आ गया, तो क्या 150 श्रमिक के बराबर कार्य हो गया। इसके बाद 12वां दिन क्या किया, 12वां दिन क्या किया, 12वां दिन से लेकर के 18वां दिन तक, कितना दिन तक, 18वां दिन तक, 12वां दिन से लेकर के 18वां दिन तक। दूसरे दिन 50 और श्रमिक को काम पे लगाया, तो 12वां दिन कितना श्रमिक कार्य करेगा, 200। 12वां दिन 200 श्रमिक कार्य करेगा, 13वां दिन भी 200 श्रमिक कार्य करेगा, 14वां दिन भी 200 श्रमिक कार्य करेगा, 18वां दिन भी कितना श्रमिक कार्य करेगा। तो हम पहले 18 दिन तक पता लगाते हैं कि टोटल कितना श्रमिक के द्वारा कार्य हुआ। तो बड़ा ही सिंपल है, 11वां दिन को छोड़ करके 18वां दिन तक में टोटल क्या गो दिन हुआ, 7। 11वां दिन को छोड़ के 18वां दिन तक में टोटल क्या गो दिन हुआ। तो ये प्रत्येक दिन अगर 7 दिन तक में अगर 200 मजदूर कार्य किया है तो 7 दूनी 1400 अब प्लस 150 मिल करके क्या हम लोग बोलेंगे 1650 कार्य हो गया। कितना कार्य हो गया, 1650 कार्य हो गया। 1400 1550 कार्य हो गया। कितना कार्य हो गया, 1550। ठीक है ना। अब यहां से बताओ 1550 को अगर हटा देते हैं तो 2000 में से 1550 को हटाओगे कितना कार्य बचा, 450। कितना कार्य बचा। अब फिर सुनो 18 दिन, टोटल कितना दिन में कार्य करना है, 13 दिन। तो 13 दिन में 8 दिन हो गया, 13 दिन में कितना दिन हो गया, तो बचा कितना दिन, कितना दिन बचा। और इस 5 दिन में अगर कार्य करवाना है, अगर इसे 5 दिन में कार्य करवाना है तो बताओ एक दिन में कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, 90। एक दिन में कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। अब मजदूर था कितना 18वां दिन, 200। अब एक दिन में कितने मजदूर की आवश्यकता होगी, तो बताओ कि 200 से 90 कितना कम है। इसका मतलब 110 मजदूर का छुट्टी कर दिया गया। आंसर आ गया है डी। फिर समझा देते हैं, ज्यादा भारी हो गया जी। हा? क्या बोल रहा हूं, येलो कलर का क्या बोल रहे, खड़ा हो जाओ। क्या बोल रहा हूं, भारी ना है। वाह बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है। 1/3, यहां पर सुनो 1/3 श्रमिक कितना हो गया, 100 श्रमिक अगर 10 दिन तक कार्य करेगा तो 100 को 10 से गुना करोगे क्या आएगा, 1000। कल से क्वेश्चन हल्का हल्का देते हैं, इसी टाइप का ना क्वेश्चन सब मिलेगा जी। और एक को क्वेश्चन मेरा नहीं है, सब रेलवे का क्वेश्चन पूछा गया है, खोज के निकालते हैं हम। बात समझ में आ रहा है, खोज के निकालते कहां कहां वो क्वेश्चन है जिसमें लोग फंस सकता है। 1/3 कार्य कितना हो गया, 1000 श्रमिक के बराबर। तो 2/3 कार्य कितना श्रमिक के बराबर होगा, 2000। अब देखो इस पे ध्यान दो, ये 10 दिन हो गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अन्य 13 दिन में कार्य को पूरा करना है। कितना दिन में कार्य को पूरा करना है, 13 दिन में। तो 11वां दिन क्या किया, 50 मजदूर और जोड़ दिया, 2000 काम करवाना है, 2000 काम करवाना है। 100 मजदूर था, 50 मजदूर और जोड़ दिया तो कितना मजदूर हो गया, 150। अब इसके बाद 12वां दिन 50 मजदूर और जोड़ दिया, यानी 12वां दिन 200 मजदूर कार्य किया, 13वां दिन 200 मजदूर कार्य किया। इस तरह से यह कार्य लगातार 18वां दिन तक चलता रहा। टोटल हमें 13 दिन में कार्य को खत्म करना है। टोटल हमें कितना दिन में कार्य को खत्म करना है, 13 दिन में। तो 11वां दिन से लेकर के 18वां दिन तक टोटल कितना दिन हो गया, 8। टोटल कितना दिन हो गया। इस 8 के अलावा हमारे पास कितना दिन और बचा, 5। कितना दिन और बचा,
तो यहां पर देखो 8 के अलावा अगर 5 दिन और बचा है तो बात पे ध्यान दो, हम ये चेक करेंगे कि इस 8 दिन में कितना मजदूर के द्वारा कार्य हुआ। तो 11वां दिन 150 था और 12वां दिन से लेके 18वां दिन तक 200 200 200 200 200, तो 11वां दिन को छोड़ करके ये 7 दिन नहीं हुआ जी, 7 दिन में 200 मजदूर कार्य किया, तो 7 दूनी 1400 प्लस 150 मिलकर के कितना मजदूर कार्य कर लिया, 1550। 2000 में 1550 कार्य हो गया, बचा कितना 450। अब इस 450 को करवाना हमें 5 दिन में कार्य, कितना करवाना है 5 दिन में, तो प्रत्येक दिन कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी 90, और जबकि मजदूर था हमारे पास कितना 200, अगले 5 दिन 90 90 मजदूर कार्य करेगा। क्वेश्चन बोला कितने मजदूर की छुट्टी कर दिया जाए, तो 200 से 90 कितना कम है 110। चलो देखो यहां एक कक्षा के ओ मतलब 4 बार बते वो करे, फोटो भी खींचने का तुमको टाइम दे। हाँ देखो इधर, एक कक्षा के टेस्ट में एक छात्र के समूह ने 63 औसत अंक प्राप्त किया। जिन छात्रों का उच्च अंक मिले हैं कुल छात्रों के 30% उन्होंने 80 का औसत प्राप्त किया है, और वह छात्र जिनको न्यूनतम कुल छात्रों के 20% हैं, उन्होंने औसतन 43 अंक प्राप्त किया है। अन्य 50% छात्रों का औसत अंक क्या होगा। देखो टोटल जो छात्र है वो कितना है 100%, टोटल छात्र कितना प्रतिशत, उसमें से 30 छात्र, उसमें से 20 छात्र, और बचा कितना छात्र 50 छात्र। टोटल छात्रों की संख्या हम लोगों ने क्या मान लिया 100, 100 में से 30 छात्र, 100 में से 20 छात्र, 100 में से कितना छात्र बचा 50, टोटल मिलकर के यह कितना छात्र हो गया 100, टोटल मिलकर कितना छात्र हो गया 100। अब यहां पर देखो ध्यान से, क्या हुआ जी, अलड़ बलड़ होते रहता, देखो इधर उतना ध्यान नहीं देना, पढ़ाई पे ध्यान दो। ब्लड हो गया है तो क्या हो गया, होने दो। 30% उन्होंने 80 का औसत प्राप्त किया, एवरेज इसका क्या था 80, 30 छात्रों का एवरेज क्या था 80, इस 20 छात्रों के द्वारा जो एवरेज प्राप्त किया जा रहा है वो कितना प्राप्त किया जा रहा है 43, और अन्य 50 छात्रों के द्वारा कितना एवरेज तैयार किया जाएगा, कितना एवरेज लाया जाएगा जिससे सभी छात्रों का जो औसत है वह 63 का औसत लेके आए। इसका औसत लेके आए 63 का। तो या तो हम इसको वेटेड एवरेज से बना सकते हैं, कैसे होता है वेटेड एवरेज, या तो हम इसका रेशियो निकाल दे, बात पे ध्यान देना, या तो हम इसको इस तरीका से सॉल्व कर दे 30 20 50 100, तो ये हो गया हमारे पास 3 2 5 और 10, और इस पांचों छात्र का एवरेज क्या मान ले x, तो 3 छात्र का एवरेज 80 है तो कुल मिला के क्या हो गया 240, 2 छात्र का एवरेज 43 है तो कुल मिला के क्या हुआ 86, 5 छात्र का एवरेज 5x है तो 5x, और 10 छात्र का क्या हो गया 630। अब इसको सॉल्व कर दोगे 240 प्लस 86, 8 4 12 क्या 326 हो गया, क्या 326 को बराबर के उस तरफ लेके जाओ, 326 को बराबर के उस तरफ लेके जाओगे, घटा दोगे, घटा दोगे तो क्या हमारे पास 304 आ गया, क्या 304 आ गया, तो 5 से काट दो, 5 छाके 30, 0 5 अठे 40, एक्स का मान क्या आ गया 60.8, आंसर आ गया हमारे पास सी। चले आगे, 11 के बाद देखो 12, एक तालाब पानी से 60 मीटर ऊपर एक बिंदु से एक पक्षी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, उसी बिंदु से पानी के नीचे पक्षी का प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो तालाब पर मंडराते हुए पक्षी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बताओ प्रतिबिंब जो बनता है, अगर यहां पर पानी है, अगर यहां पर पानी है और पक्षी का प्रतिबिंब अगर यहां पर बन रहा है, पक्षी अगर ऊपर उड़ रहा है मान के चलो x मीटर, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा,
कितना मीटर नीचे? इसका प्रतिबिंब उतना ही नीचे बनेगा जितना यह ऊपर है। कहा जा रहा है एक तालाब है, एक तालाब के पानी से 60 मीटर ऊंचा, एक तालाब है इसके पानी से 60 मीटर ऊंचा, यहां से 60 मीटर ऊंचा से एक पक्षी का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। यहां पर पक्षी उड़ रहा है, इस पक्षी का उन्नयन कोण 60 मीटर ऊंचा से कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है उसी बिंदु से इस पक्षी का जो प्रतिबिंब बनता है पानी के नीचे वह 60 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का बन रहा है। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तालाब पर मंडराते हुए पक्षी की ऊंचाई, ये ऊंचाई हमें पता करना है, ये वाला ऊंचाई पता करना है। ठीक है, बात पे ध्यान देना थोड़ा सा, ये रेशियो को याद रखना, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। ये भी हम बार बार बताते हैं कि 30 अगर है और यहां पर 60 है तो ये रेशियो होता है 1:3। 1 अनुपात क्या होता है? 3। हालांकि हम यही वाला रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहां पर मान के चलो कि 30 के सामने 1 होगा, अगर 30 के सामने इतना दूर 1 होगा तो बताओ ये 60 के सामने क्या होगा? √3। 60 के सामने क्या होगा? √3। अब इस ट्रेंगल में गौर करो, इस ट्रेंगल में गौर करोगे, ये 60 है तो ये क्या है? 30। 30 के सामने में √3 तो 60 के सामने में क्या 3 हो जाएगा? क्या 60 के सामने क्या हो जाएगा? √3 का √3 टाइम्स क्या ये 3 हो जाएगा? कुल प्रतिबिंब हमारे पास कितना का बन गया है? तो बोलोगे कुल प्रतिबिंब हो गया है 1 यूनिट ऊपर, 3 यूनिट नीचे। कितना यूनिट? और 4 यूनिट में आधा होगा ऊपर, आधा क्या होगा? ऊपर, और आधा होगा नीचे। कुछ बात आ रहा समझ में? अब इस आधे में भी बात को गौर करना, इस पानी के ऊपर से टोटल है 2 यूनिट, इससे ऊपर हमारे पास कितना यूनिट है? 1 यूनिट। तो बताओ सिर्फ इतना दूर जो आएगा वह कितना यूनिट आएगा? 1 यूनिट। कितना आएगा? और ये 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 60 के। ये 1 यूनिट बराबर किसके? 60 के। क्वेश्चन पूछा जरा पक्षी की ऊंचाई, तो पक्षी की ऊंचाई, तालाब से पक्षी की ऊंचाई कितना यूनिट? 2 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 60 के, 2 यूनिट बराबर 120 के। उत्तर हमारा क्या आ गया? 120 मीटर। के सामने √3, 60 के सामने √3 का √3 टाइम्स 3, यानी यहां से लेकर के यहां तक हो गया 3 यूनिट, ऊपर में है 1 यूनिट, टोटल हो गया 4 यूनिट। 4 यूनिट में 2 यूनिट ऊपर, 2 यूनिट नीचे। ऊपर वाले 2 यूनिट में 1 यूनिट इससे ऊपर, तो शेष बचा 1 यूनिट। और यही 1 यूनिट बराबर किसके होगा? इस 60 के बराबर। यही 1 यूनिट बराबर क्या होगा? इस 60 के बराबर। 1 यूनिट बराबर 60 आ गया। ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा, ऊंचाई हमारे पास क्या है? 2 यूनिट। 2 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 120 के। देखो अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समानांतर है। एडी बराबर ए है, डीबी बराबर a+4 है, एई बराबर 2a+3 है, ईसी बराबर 7a है। तो ए का मान ज्ञात करना है। हमने कल भी बताया था कि अगर समानांतर रेखा खींच दिया जाए किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी भुजा के समानांतर में रेखा खींच दिया जाए तो यह 2 त्रिभुज बनता है, और दोनों त्रिभुज क्या बनता है? एक दूसरे के समरूप। दोनों त्रिभुज क्या बनता है? एक दूसरे के समरूप। यहां पर कहा जा रहा है क्या? डीई बीसी के समानांतर खींच दिया गया है। एडी का लेंथ हमारे पास ए है, डीबी का लेंथ क्या है? a+4 है, और यहां पर एई का लेंथ हमारे पास क्या है? 2a+3 है, जबकि ईसी का लेंथ हमारे पास क्या दिया हुआ? 7a। तो इसको हम साधारण तरीके से ही बना लेंगे। एडी का रेशियो डीबी के साथ वही होगा जो एई का रेशियो किसके साथ होगा? एसी के साथ। हम बोलेंगे एडी का रेशियो डीबी के साथ वही होगा जो रेशियो किसके साथ होगा? एई का रेशियो ईसी के साथ होगा। तो 2a+3 बटे क्या हो जाएगा? 7a। हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्यों ना हम यहां पर ऑप्शन उठा ले। ऑप्शन उठाओगे तो आएगा 5, 5/9, 5 दूनी 10, 3 13, नहीं हुआ 5, 3 रखो, 3, 3 4 7, 3 दूनी 6, 3 9, 3 हो जाएगा। देखो ऑप्शन उठा के ए रख लिए, ए का मान क्या रख लिए? 3। 3 रखोगे तो ये आ गया 3, 3/4, 3 7। देखो 3 दूनी 6, 6 3 9, और 7 तिया 21। देखो 3 तिया 9, 3 7 21 हो गया क्या? तो ऑप्शन उठा करके ए रख दिए, यहां पर हमारे पास आ गया है 3। देखो यहां पर क्या दिया हुआ? सी ए बी। क्या दिया हुआ यहां पर? सी ए बी। सी ए बी बराबर है 90 डिग्री। सी ए बी बराबर क्या दे दिया है? 90 डिग्री। ठीक है, सी ए बी बराबर दे दिया है 90 डिग्री। ठीक है, एडी लंब है किस पर? एडी लंब है बीसी पर। एसी का लेंथ दिया हुआ 75, ए बी का लेंथ दिया हुआ 100, और बीसी का लेंथ दे दिया है 125।
तो CD की लंबाई पूछ रहा है, CD की लंबाई पूछ रहा है। यहाँ पर 4 पॉइंट हम हमेशा से बताते हुए आए हैं, एक बार यहाँ पर फिर से देख लो, ध्यान से देखो। ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी और सी। बी पर ये समकोण है, बी पर क्या है, ये समकोण। और बी से अगर इस पर लंब खींच दिया जाए एसी पर, इसको तीसरा शीर्ष लंब कहा जाएगा, तीसरा शीर्ष लंब कहा जाएगा। और मान के चलो कि इसका नाम दे दिया गया है डी। यहां से 4 पॉइंट हमेशा याद रखना। सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा, देखो बीडी का जो लेंथ होगा, बीडी का जो लेंथ होगा, बीडी बराबर हो जाएगा ए बी गुना बी सी बटे ए सी। ए बी गुना बी सी बटे क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, ए सी। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि बीडी का स्क्वायर, बीडी का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा ए डी गुना डी सी। क्या हो जाएगा, ए डी गुना डी सी। दूसरा तीसरा नंबर का पॉइंट देखो, यहां पर अगर हमें एडी निकालना होगा, क्या निकालना होगा, एडी, तो हम बोलेंगे ए बी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और बटे हाइपोटेनियस यानी कर्ण, ये हो जाएगा हमारे पास ए सी। और चौथा नंबर का पॉइंट अगर हमें निकालना होगा, हमें निकालना होगा डीसी, डीसी निकालना होगा तो हम लिखेंगे बीसी का स्क्वायर, डीसी निकालना होगा तो हम लिखेंगे बीसी का स्क्वायर, अब बटे क्या कर देंगे हम लोग, एसी, हाइपोटेनियस। अब यहां पर देखो, इसी चारों पॉइंट से रिलेटेड कभी ना कभी क्वेश्चन कोई पूछ देता है, जो दिखने में तो लग रहा है कि नहीं है, लेकिन असल में वही है। देखो ये राइट एंगल ट्रेंगल है क्या, अरे बोलो ये राइट एंगल ट्रेंगल है। अगर ये 90 डिग्री है तो क्या ये तीसरा एल्टीट्यूड खींचा जा रहा है, और तीसरा एल्टीट्यूड में किसका लेंथ पूछा, CD का। तो CD का लेंथ निकालने के लिए अभी अभी हमने बताया, अगर CD का लेंथ निकालना तो इसके सामने वाली भुजा का स्क्वायर, अब बटे क्या कर देंगे, हाइपोटेनियस। तो CD के सामने वाली भुजा क्या है, AC। हम बोलेंगे CD बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर यानी 75 का स्क्वायर, 75 गुना 75, अब बटे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनियस 125। सॉल्व कर दोगे, ये काट दोगे यहां से तो 25 पंचे 125, 25 तिया 75, और 5 से काट दोगे तो ये कट जाएगा 15, 15 को 3 से गुना कर दोगे, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या आ गया है, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर ये बताओ, एबीसी में एडी ए त्रिभुज की एक माध्यिका है जो बीसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बिंदु जी पर मिलती है। यदि एजी बराबर 7y माइनस 3 सेंटीमीटर, डीजी बराबर 3y सेंटीमीटर, तो एडी की लंबाई ज्ञात करें। ये बताओ, जो केंद्रक होता है, जो गुरुत्व केंद्र होता है, वह माध्यिका को किस अनुपात में बांटती है, हम बोलेंगे ये ए बी और क्या है, सी है। एडी कहा जा रहा त्रिभुज की माध्यिका है, एडी क्या कहा जा रहा, त्रिभुज की माध्यिका है, और ये गुरुत्व केंद्र है, ये क्या है, गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2:1 में बांटती है। 2 अनुपात किस में बांटती है, 1 में। अब देखो यहाँ पर एजी का लेंथ दिया हुआ है, एजी का लेंथ हमारे पास दिया हुआ 7y माइनस 3, और डीजी का लेंथ दिया हुआ है 3y, डीजी का लेंथ क्या दिया हुआ है, 3y। तो जल्दी से बोलो कि एजी का रेशियो जीडी के साथ क्या हो जाएगा, बोलोगे 2:1 होगा। 2 अनुपात क्या होगा, 1। सॉल्व करने पर ये देखो 7y, ये 3 दूनी 6y, तो 7y में से 6y को घटाओगे y आएगा, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो y का मान हमारे पास क्या आ चुका है, 3। अगर y का मान 3 आ गया है तो जल्दी से बोलो कि 3y का मान क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। तो हमें पता है कि जो जीडी है, ये जो हमारे पास जीडी है, ये 1 यूनिट है। कितना यूनिट है, 1 यूनिट। एडी का लंबाई पूछ रहा है, एडी का लंबाई, तो एडी तो 2 + 1 मिलकर टोटल 3 यूनिट ना होगा जी, तो एडी हमारे पास 3 यूनिट हो गया। जीडी का लंबाई 1 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 9 के, तो बताओ 3 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 27 के। आंसर हमारा क्या हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी। करते हैं इसमें और ऐड कर देंगे, ये वाला जो 5 क्वेश्चन बचा है, ठीक है, इस 5 क्वेश्चन को कल के क्वेश्चन में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। कल बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा, झा सर बता देंगे, लेकिन ये लगातार चलेगा, ये लगातार चलता रहेगा, ठीक है ना। कल रहे, परसों रहे, तरसों रहे, ये अभी लगातार चलता रहेगा, ताकि झा सर इन्फॉर्म कर देंगे सबको, ठीक है।